हाय गाइस, देव दिस साइड और आज हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान में चलने वाले प्रोटेस्ट्स के बारे में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कजाकिस्तान में काफ़ी सारा वायलेंस चल रहा है। दंगे फसाद के साथ साथ अब लोग कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को भी तबाह करने लगे हैं, आग लगाने लग गए हैं। तो आखिर इस प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है? इंटरनेशनल एजेंसीज और कजाक गवर्नमेंट का इस पर क्या कहना है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वायलेंस या प्रोटेस्ट को एंड करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? चलिए आज इस पूरे मुद्दे को समझते हैं आज के एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, अगर ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन है एंड इसके साथ ही यहाँ बहुत सारे मिनरल्स एंड बहुत सारे रिजर्व्स का भरमार है। वन ऑफ द मेजर रिजर्व्स यहाँ है पेट्रोलियम का। सोवियत यूनियन के टाइम पे ये यूएसएसआर हुआ करता था। इसके साथ ही यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम है एंड जीडीपी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ की पॉपुलेशन क्लोज टू 1.08 करोड़ के आसपास है, जबकि यहाँ का पर कैपिटा इनकम 24,000 यूएसडी से ज़्यादा है। तो इतना ही ज़्यादा यहाँ का इनइक्वालिटी। कजाकिस्तान में 10% पॉपुलेशन के पास वहाँ का 90% वेल्थ है। दोस्तों, अगर इस बात से आपको बुरा लग रहा है तो आप भी और कजाकिस्तान में कभी भी सही से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। नूर सुल्तान नजरबायेव 1990 से वहां के प्रेसिडेंट हैं। इनफैक्ट वहां 2 बार इलेक्शंस तो हुए थे, लेकिन 98% से नजरबायेव ने हर बार जीत हासिल की है। नजरबायेव ने जब से प्रेसिडेंसी की कुर्सी संभाली तब से कजाकिस्तान में काफी ज्यादा करप्शन बढ़ गया है। एक तरफ नजरबायेव और उनकी फैमिली, जिनके पास काफ़ी सारा प्रॉपर्टी यूएस, मिडिल ईस्ट और कई जगह पे एस्टैब्लिश्ड है, तो दूसरी तरफ वहाँ की जनता जो अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी जैसी बेसिक प्रॉब्लम से गुजर रही है। नजरबायेव ने खूब सारा पैसा वहाँ की कैपिटल नूर सुल्तान, जिसे पहले अस्ताना के नाम से जाना जाता था, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगा दिया और काफ़ी सारा पैसा वहाँ की और रशिया की रिलेशन को स्ट्रॉन्गर बनाने में लगा दिया। इनफैक्ट कजाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि कुछ रशिया के प्रोजेक्ट्स एंड रॉकेट टेस्टिंग कजाकिस्तान में किए जाते हैं। ये सारी चीज़ों का गुस्सा लोगों के अंदर पहले से था ही, लेकिन जब इस साल गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ा दिए, तब ये चिंगारी आग में बदल गई और वायलेंट मार्चेस, स्ट्राइक्स एंड इवन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे खूब सारा आग लगा देना, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारा हंगामा पैदा करना पूरे देश भर में। कजाक गवर्नमेंट को लगा कि लोग प्राइस हाइक से गुस्सा हो गए हैं एंड इसीलिए इस प्रोसेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस को फिर से नॉर्मलाइज कर दिया। लेकिन लोगों का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। इसके बाद प्रेसिडेंट नजरबायेव ने इस्तीफा दिया और अपने साथी कम्युनिस्ट कासिम टोकायेव को प्रेसिडेंट घोषिट किया। असल में नजरबायेव ने टोकायेव को प्रेसिडेंट तो बना दिया था, लेकिन टोकायेव नजरबायेव के पपी प्रेसिडेंट ही थे एंड लोगों को अ टोटल चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि पिछले साल जब बेलारूस में भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन पैदा हुआ था, तब व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के फोर्सेस डिप्लॉय किए थे बेलारूस में एंड अलेक्जेंडर लुकाशेंको और उनकी को बचाया था। और कई वीडियोस में हमने ये भी बात की है कि कैसे बेलारूस रशिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग होल्ड एलाई है। सेम केस कजाकिस्तान के लिए भी है। रशिया के लिए कजाकिस्तान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है एंड स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है अगर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अपना द बिग सोवियत प्लान पूरा करना है। कजाकिस्तान गेटवे और एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर बनता है बाकी पुराने सोवियत नेशंस के लिए, इसीलिए कजाकिस्तान रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो रशिया अब की बार क्या करेगा? क्या वो फोर्सेस भेजेगा कजाकिस्तान में? हालांकि रशिया के हाथ अभी खाली नहीं है। यूक्रेन को ईयू ज्वाइन करने से रोकना है। फिनलैंड की नॉर्थ में अलग ही कहानी चल रही है, वहाँ भी रशिया की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। उसके बाद बेलारूस को ईयू और पोलैंड के अटैक से बचाना, यूएस के सैंक्शन से खुद को बचना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे में रशिया अपने फोर्सेस डिप्लॉय करे ये तो मुश्किल लग ही रहा है, लेकिन वहाँ कजाक गवर्नमेंट ने आर्मी और फायर पावर का यूज शुरू कर दिया है प्रोटेस्टर्स पे। तो ऐसे में रशिया का इन्वॉल्वमेंट अब जरूरी भी बन जाता है। तो अब कजाकिस्तान में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।
इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखना कि इंडिया का इसमें क्या टेक रहता है, क्योंकि इंडिया सेंट्रल एशिया में अभी बहुत सारा इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इंडिया सेंट्रल एशियन लीडर्स को इनवाइट भी कर रहा है रिपब्लिक डे के सेरेमनी में। इसीलिए हमारे लिए इस पूरे इशू को जानना और क्लोजली ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।